गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज संजना एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सीरियस हेल्थ इशू के ऊपर जिसका नाम है अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, जिसे कि हम एएलएल के नाम से भी जानते हैं। एएलएल जो है बहुत ज़्यादा कॉमन बच्चों में देखा जाता है, बट बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी इसकी होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं है। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इसके क्या फैक्ट्स है, क्या ट्रीटमेंट है और क्या किस होप के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के डिस्कशन के लिए हमारे साथ है टू स्पेशलिस्ट एक्सपीरियंस डॉक्टर्स। तो डॉक्टर नीरज की है पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, हिमेटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन, एंड डॉक्टर पारस सेवा जो कि है एडल्ट कंसल्टेंट हिमेटो ऑन्कोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट। एंड वेलकम डॉक्टर्स एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। तो डॉक्टर नीरज, हम स्टार्ट करेंगे एएलएल। तो आप सिंपल सी लैंग्वेज में दर्शकों को बताइए कि एएलएल होता क्या है। सो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया बच्चों में होने वाला सबसे कॉमन ब्लड कैंसर। सो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक का मतलब होता है जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक प्रकार के रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो एबनॉर्मली या इमेच्योर फॉर्म्स में पैदा होने लग जाते हैं। ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये नॉर्मल ब्लड को रिप्लेस कर देते हैं और इसकी वजह से ही आगे चल के मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि ब्लड कम हो जाना, प्लेटलेट्स कम हो जाना और व्हाइट सेल्स की मात्राएं बहुत ही ज्यादा बढ़ जाना। सो ये इमेच्योर लिम्फोसाइट्स जो कि एबनॉर्मल है, इनकी संख्या जो है शरीर में बढ़ जाती है और इसी की वजह से बच्चों में एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है। ओके सर, तो आपने बहुत ही अच्छा दर्शकों को बताया है। तो बेसिकली अगर इसमें डिले कर दिया जाए तो आगे जाके प्रॉब्लम एएलएल दे सकता है या नहीं? एब्सोल्युटली। सो जितना जल्दी एएलएल को डायग्नोज किया जाए उतना बेहतर है। जितनी जल्दी हम डायग्नोज करते हैं उतना ही जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो पाता है और उतना ही ट्रीटमेंट के सक्सेस रेट्स, बच्चों में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस, रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस सभी कम हो जाती है। सो डेफिनेटिवली वी हैव टू डायग्नोज अर्ली स्टेज और हमें एज सुन एज पॉसिबल ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। डॉक्टर नीरज, अब हम एएलएल जब बच्चों में हो जाता है तो इससे पेरेंट्स को ऐसे कौन से बच्चों के सिम्टम है जो लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए? सो जो एएलएल के सिम्टम्स हैं बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया था कि नॉर्मल ब्लड को ये इमेच्योर या एबनॉर्मल लिम्फोसाइट्स रिप्लेस कर देते हैं और इसकी वजह से ही मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं। सो जो प्रॉब्लम्स कॉमनली बच्चों में देखी जाती हैं वो है अनएक्सप्लेन्ड ब्लड कम हो जाना, एनीमिया जिसे कहते हैं, जिसको हम मल्टीपल बच्चे बार बार ट्रीटमेंट्स लेते हैं बट फिर भी एनीमिया ठीक नहीं हो पाता है। व्हाइट सेल्स की मात्रा, WBCs जिनको हम सिंपल टर्म्स में कहते हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिसमें कि लिम्फोसाइट की संख्या ज्यादा रहती है। तीसरा है प्लेटलेट्स कम हो जाना, अनएक्सप्लेन्ड प्लेटलेट्स, इन्फेक्शन से रिलेटेड नहीं बट इन बच्चों में प्लेटलेट्स की मात्रा कम रहती है जिसकी वजह से शरीर पे लाल दाने आना, गम्स में ब्लीडिंग होना या फिर नाक से ब्लड आना या फिर पेशाब में ब्लड आना, ये सब प्रॉब्लम्स होती है। इसके अलावा जो कॉमन प्रॉब्लम्स कई बार छोटी उम्र के बच्चे नहीं बता पाते हैं वो है बच्चे जल्दी थक जाना। वो नॉर्मली खेल नहीं पाते हैं, बार बार स्कूल जाते हैं तो बॉडी पेन्स बताते हैं, जॉइंट पेन्स बताते हैं। ये नॉन रिजॉल्विंग रहता है। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बच्चे कई दिनों हफ्तों तक ये कंप्लेंट्स करते हैं। इसके अलावा जब शरीर पे कुछ एएलएल में गांठें भी बढ़ जाती हैं, जो लिम्फ नोड्स होती हैं वो शरीर के मल्टीपल हिस्सों पे, गले में, पेट पे, जांघों के अंदर, यहाँ पे लिम्फ नोड्स की साइज भी इंक्रीज हो जाता है। तीसरा और जो सिम्टम्स कम पाया जाता है वो है पेट फूल जाना, जिसमें कि स्प्लीन बढ़ जाती है या लीवर का साइज बढ़ जाता है तो इन बच्चों का पेट भी फूल जाता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जिसके लिए सभी पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। सर, जैसे कि आपने बताया तो इसमें जो डायग्नोस होता है शायद वो पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता होगा इसमें। डेफिनेटली, जैसे आपने कहा कि जो टर्म है एएलएल जिसमें एक्यूट ल्यूकीमिया वर्ड आ जाता है, ल्यूकीमिया वर्ड आते ही अब ब्लड कैंसर, सो एक माइंड पे डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है। हम सभी पेरेंट्स को ये काउंसिल करते हैं कि यस इट इज अ ब्लड कैंसर बट इट इज हाईली ट्रीटेबल। इसके क्योर रेट्स बहुत अच्छे हैं, हमें जल्दी से जल्दी इसे डायग्नोज करना है और ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। सो ओवरवेलमिंग रहता है बट द वे आउट इज वी हैव टू फाइट इट। तो डॉक्टर पारस, अब हम एडल्ट्स की ओर बढ़ते हैं। तो एडल्ट्स में एएलएल कैसे स्टार्ट होता है, तो आप प्रोसेस इसका थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल। सो एडल्ट में एज ऑलरेडी डॉक्टर नीरज हैज एक्सप्लेन वेरी ब्यूटीफुली इन चिल्ड्रन। तो एडल्ट में जो एएलएल होता है एज कम्पेयर टू चिल्ड्रंस थोड़ा कम होता है, लेकिन काफ़ी कॉमनली हम लोग ये चीज़ों एएलएल को हम लोग देखते हैं। बेसिकली एडल्ट्स में एडवांस एज के साथ में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे एएलएल का रिस्क भी धीरे धीरे बढ़ते जाता है और वो हायर रिस्क के साथ में प्रेजेंट करता है। जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं वो यूजली मोर और लेस सेम होते हैं, जैसे कि जल्दी थक जाना, इन्फेक्शंस होना, प्लेटलेट कम होने के कारण में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना,
बोन्स में पेन होना, ये सभी कॉमन सिम्टम्स के साथ में यूजुअली अडल्ट एएलएल प्रेजेंट करते हैं। ओके सर, तो अगर इसमें कुछ डिले कर दिया जाए तो ट्रीटमेंट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? सो डेफिनेटली एक बात आपको समझना पड़ेगा, ये सिर्फ एएलएल के बारे में नहीं, मतलब किसी भी टाइप की मैलिग्नेंसी में अर्लियर द डायग्नोसिस बेटर द आउटकम, इट्स अबाउट ऑल द मैलिग्नेंसी। तो आप जितना जल्दी आप प्रेजेंट करेंगे, जितने जल्दी आप डॉक्टर के पास दिखाने आएंगे, जितने जल्दी आपका डायग्नोसिस बनेगा, उतने जल्दी आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा एएलएल का। और क्या होता है कई बार देरी से आने से जो आपका डिजीज बर्डन बढ़ जाता है, तो ट्रीटमेंट से होने वाले कॉम्प्लिकेशन भी उसके कारण बढ़ जाते हैं। तो इस कारण से जब भी कोई पेशेंट जल्दी से हम लोग किसी का डायग्नोसिस बना लेते हैं और जल्दी ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं, तो उसमें होने वाले कॉम्प्लिकेशन भी एज कम्पेयर टू डिले ट्रीटमेंट के कम होते हैं और आउटकम डेफिनेटली बेटर हो जाते हैं। सो डॉक्टर पारस, एएलएल में बहुत ज़्यादा मिथ्स एंड फैक्ट्स भी है, तो कॉमन सी मिसकंसेप्शन जो कि आप क्लियर करना चाहोगे एएलएल के बारे में? सो बिल्कुल, द मोस्ट कॉमन जो मिथ और मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में है, जैसे कि डॉक्टर नीरज ने ऑलरेडी बताया, क्या इंसान या कोई भी सोसाइटी में हमारे एक ऐसी भ्रांति है कि कोई कैंसर का नाम सुनते ही सोचता है कि नहीं, इसका आउटकम बहुत पुअर है और दे टेक इट एज अ डेथ सेंटेंस। पर आज के टाइम पे द ब्लड कैंसर्स लाइक एएलएल इज वन ऑफ द मोस्ट क्यूरेबल डिजीज। तो ऑलमोस्ट 60 to 70% पेशेंट्स लाइफ टाइम के लिए हमेशा प्रॉपर गाइडेंस के अंदर ट्रीटमेंट लेने से क्योर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर ब्लड कैंसर या एएलएल हो गया तो आपके लिए ये बहुत ही मतलब आपका आउटकम्स पुअर है या आपके लिए डेथ सेंटेंस है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे से इलाज कराते हैं, प्रॉपर गाइडेंस से इलाज करते हैं, तो आपके आउटकम डेफिनेटली बेटर होते हैं। सो ये क्लैरिफिकेशन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द फैमिलीज के लिए। तो अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शन एंड एडवांसेस एएलएल में क्या होते हैं। सो डॉक्टर नीरज, आप बच्चों में बताइए कि आजकल कौन सी न्यू थेरेपीज आई है जो बच्चों के लिए बहुत फायदा करती है? सो एएलएल के ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैव इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टिल आज की डेट में कीमोथेरेपी ही है। एज डॉक्टर पारस सेड कि सक्सेस रेट्स बहुत अच्छे हैं एंड इन पीडियाट्रिक केसेस सक्सेस रेट्स और भी बेटर है। सो जैसे उन्होंने बताया 60 to 70% एडल्ट्स में, पीडियाट्रिक्स में इट रीचेस अप टू 85 to 90% इन सम केसेस। सो जो बैकबोन है अभी भी कीमोथेरेपी की है। कीमोथेरेपी के अलावा जो न्यूअर ऑप्शंस है, टारगेटेड थेरेपीज, इम्यूनोथेरेपीज आ गई है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑप्शंस होता है और उसके ऊपर भी सेलुलर थेरेपीज लाइक कार्टी थेरेपीज ऑप्शंस अवेलेबल है। बट स्टिल हम जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है किसी भी एएलएल का बच्चों में इस कीमोथेरेपी एंड इन सम केसेस डायरेक्टली इम्यूनोथेरेपी। अगर हम बात करें इन्फेंटाइल, जो बच्चे 6 months एंड बिलो के हैं, उनमें भी कई बार ये ब्लड कैंसर आता है। सो उसमें हम डायरेक्टली इम्यूनोथेरेपी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए प्रोसीड करते हैं। ओके सर, तो डॉक्टर पारस, आप क्या बताना चाहोगे ट्रीटमेंट के ऑप्शन में एडल्ट्स के लिए? सो बेसिकली जो अडल्ट्स में हम लोग जो ट्रीटमेंट अप्रोच जो हम लोग अपनाते हैं, मेनली इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स जनरल कंडीशन। पेशेंट का एज ग्रुप यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एज डॉक्टर नीरज सर कि देयर आर द 2 प्रोटोकॉल, मेनली वन इज पीडियाट्रिक बेस्ड प्रोटोकॉल एंड अडल्ट बेस्ड प्रोटोकॉल। क्योंकि क्या होता है कि जो पीडियाट्रिक चिल्ड्रन बच्चे होते हैं, उनकी कीमोथेरेपी सहन करने की क्षमता एडल्ट के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। तो हम मोर इंटेंसिवली ज़्यादा तेज कीमोथेरेपी से हम लोग बच्चों को ट्रीट करते हैं, इसलिए उनमें आउटकम भी बेटर होते हैं। लेकिन सेम कीमोथेरेपी हम लोग अडल्ट में नहीं दे पाते। वो हम लोग एज ग्रुप के हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो लाइक हम लोग बेसिकली अप टू द एज ऑफ 39 and 40 ईयर पीडियाट्रिक इंस्पायर्ड प्रोटोकॉल्स अपनाते हैं, जिसमें कि इस एज ग्रुप में पर्टिकुलरली आउटकम्स बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू द पीपल हु आर मोर देन द 40 years और ओल्डर। सो आज के टाइम पे जो ट्रीटमेंट है इट इज़ बेसिकली रिस्क एडेप्टेड टेलर्ड ट्रीटमेंट। हम एक ही टाइप का ट्रीटमेंट सब लोगों को नहीं देते। बेसिकली वी कॉल इट द प्रिसीजन मेडिसिन। इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट, सबका अलग अलग होता है। अगर हमको लगता है कि हाँ, ये पेशेंट को हम ये थेरेपी देने से इसके आउटकम बेटर होंगे। सेकेंड चीज, ये ऑल्सो ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक प्रोफाइल्स। इफ आपके अंदर में किसी टाइप के हमको कोई टारगेटेबल म्यूटेशंस मिल रहे हैं, है ना, लाइक पीएच पॉजिटिव, तो हमारे पास उसके लिए बहुत ही अच्छी टीकेआई थेरेपीज हैं। तो क्या होता है कि इस टाइप में हम लोग फिर क्या करते हैं कि हम लोग टारगेटेड थेरेपी देते हैं और जो कीमोथेरेपी की इंटेंसिटी कम कर देते हैं, जिससे पेशेंट्स को, जो इंसान सोचते हैं कीमोथेरेपी देने से बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, आगे जाके इससे दिक्कतें होती हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। इस बोन मैरो ट्रांसनेसेसरी और नॉट, तो हम अब डिस्कस करेंगे कि एएलएल वाले पेशेंट को बोन मैरो करवाना जरूरी है या नहीं। तो डॉक्टर पारस, आप बताइए दर्शकों को कि क्या इसमें
ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए एएलएल में या नहीं? सो डेफिनेटली एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हर एएलएल के मरीज को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम लोग उन्हीं पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं जिनकी जेनेटिक प्रोफाइल हाई रिस्क डिजीज़ होती है, जिसमें कि प्रॉपर कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी देने के बाद भी बीमारी के वापस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर 1 उसमें हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम लोग एडवाइस करते हैं। नंबर 2 जिसमें पेशेंट को ऑलरेडी पूरा ट्रीटमेंट मिल चुका है, पूरा ट्रीटमेंट मिलने के बाद में पेशेंट की बीमारी वापस आती है, जिसे हम रिलैप्स कहते हैं, उस कंडीशन में हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट एडवाइस करते हैं। तो बेसिकली जो पेशेंट जो आपकी हाई रिस्क कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो पेशेंट रिलैप्स हुए हैं आपके ट्रीटमेंट देने के बाद, इन पेशेंट में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। पर्टिकुलरली एएलएल इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ब्लड कैंसर। एएलएल में ट्रांसप्लांट आज के टाइम पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के इंडिकेशन पहले से काफी कम हो गए हैं। ओके, सो डॉक्टर नीरज, आप क्या बताना चाहोगे, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कितना जरूरी होता है एएलएल बच्चों के केस में? सो एज डॉक्टर पारस सेड कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट मस्ट नहीं है एएलएल में। इट इज इंडिकेटेड रिलैप्स डिसीज, जैसे कि बताया, हाई रिस्क जेनेटिक फैक्टर्स जिसमें होते हैं, उन्हीं में सेम इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप। पीडियाट्रिक्स में ओनली जो मैं कहूँगा कि एक एज ग्रुप है जो इन्फेंटाइल एएलएल्स होते हैं, जो कि बच्चों में लेस देन 1 ईयर्स की एज में होते हैं, स्पेसिफिकली 6 मंथ्स की एज के बिलो। उनमें हम अपफ्रंट ट्रांसप्लांट के इंडिकेशंस होते हैं। उसके अलावा फर्स्ट कीमोथेरेपी, अगर कीमोथेरेपी से सेट नहीं होते हैं, बीमारी वापस आती है, या अपफ्रंट हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनमें, तो ही हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं, बट इट इज़ नॉट मस्ट। तो आज हमने एएलएल के बारे में डिस्कस किया है, इसकी क्या ट्रीटमेंट है, क्या इसमें सिम्टम आते हैं, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट कितना इसमें ज़रूरी है। इसके साथ साथ इमोशनल एंड फैमिली सपोर्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो डॉक्टर पारस और डॉक्टर नीरज, आप क्या बताना चाहोगे कि कितना ज़रूरी होता है इस केस में फैमिली का होना? देखिए, जैसे ही पेशेंट या उसकी फैमिली ब्लड कैंसर वर्ड सुनती है तो इमोशनली वो लोग टूट जाते हैं। इस सिचुएशन में एज अ डॉक्टर, एज अ हेमेटोलॉजिस्ट, एज हम लोगों का काम है उनको समझाना कि ये एक क्यूरेबल ट्रीटेबल डिजीज है। अगर हम इसका इलाज लेंगे तो ये बीमारी आपके अंदर से खत्म होने के चांसेस हैं। तो बेसिकली एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन, हम लोगों की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये नहीं है कि हम पेशेंट की बीमारी को ट्रीट करें, उनको इमोशनली सपोर्ट करना, उनको समझाना, ये भी हमारा एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, सो डॉक्टर नीरज, आप क्या बताना चाहोगे? सो डॉक्टर पारस सेड कि ये बीमारी केवल एक पेशेंट की नहीं है, ये पूरी एक फैमिली की बीमारी है। जब भी ऐसी क्रिटिकल इलनेस जिसमें कि ट्रीटमेंट लंबा होता है, लंबे समय तक चलना होता है, तो ये पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। सो फैमिली सपोर्ट, सोशल सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिकॉज अगर पीडियाट्रिक्स के बारे में लिया जाए, एक बच्चा जिसको एएलएल है उसको बार बार हॉस्पिटलाइजेशन कराना, उसका घर पे केयर करना, उसकी डाइट का प्लान्स बनाना, डाइट के प्रिकॉशंस लेना, ये एक एक्स्ट्रा बर्डन आता है नॉर्मल पेरेंट्स के ऊपर। सो द फैमिली सपोर्ट इज वेरी मस्ट। फैमिली हैज़ टू बी काउंसल्ड, फैमिली हैज़ टू बी गिवन सपोर्ट कि नहीं, ये ट्रीटेबल कॉज है, जस्ट थोड़ा सा प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट है, बट आउटकम्स आर वेरी गुड। सो डेफिनेटिवली एज ए सोसाइटी, सो हम ट्रीटिंग फिजिशियंस हैं, ट्रीटिंग पीडियाट्रिशियंस हैं, बट उसके अलावा वी आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। सो एज ए सोसाइटी हमें इन पेरेंट्स को और पेशेंट्स को सपोर्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। So why early action and follow-ups are important in ALL case? So डॉक्टर पारस, क्यों अर्ली एक्शन और फॉलोअप्स जो है ये जरूरी है एएलएल के केस में? सो देखिए, बेसिकली जो एएलएल का जो पूरा ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट है, हम लोग बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला इज डायग्नोसिस, सेकंड इज ट्रीटमेंट एंड थर्ड इज फॉलोअप। सो डायग्नोसिस करना एज कम्पेयर टू ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप ईजियर होता है। ट्रीटमेंट थोड़ा लंबे समय तक चलता है, यूजुअली 4 to 6 मंथ का ट्रीटमेंट होता है। तो 4 to 6 मंथ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पेशेंट को दवाई दे देते हैं, घर भेज देते हैं। दवाई से होने वाली दिक्कतें, डिजीज़ की होने वाली दिक्कतें, जैसे कि फीवर आ जाना, कोई ब्लीडिंग हो जाना, पेशेंट का खून कम हो जाना, तो इसको प्रॉपरली टाइम पे आइडेंटिफाई करना और उसको ट्रीट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एएलएल ट्रीटमेंट। सेकेंडली, एक बार जब आपके पेशेंट का ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है, मतलब आई कंसिडर फॉलोअप इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट कि यू हैव ट्रीटेड द पेशेंट, नाउ यू हैव टू फॉलो द पेशेंट। तो
फॉलोअप यूजुअली हम लोग 2 साल से 5 साल का होता है, यूजुअली 5 साल तक पेशेंट्स को हम लोग फॉलो करते हैं। इस फॉलोअप के दौरान हम पेशेंट्स को एक नियमित अंतराल के दौरान पेशेंट को बुलाते हैं, उसकी कुछ रिपोर्ट्स कराते हैं, जांचें कराते हैं, देखते हैं पेशेंट कैसा करता है। इसके अलावा पेशेंट का साथ में जैसे एडल्ट पेशेंट्स की हम बात करें तो हमको ये भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि पेशेंट क्या अपनी वापस पुरानी लाइफ में वापस जा चुका है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ अब कैसी है, उसकी फैमिली लाइफ अब कैसी है। तो ये सब चीज़ें भी फॉलोअप के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, अपार्ट फ्रॉम द हम खाली डिजीज़ को फॉलोअप करें। ओके, सो डॉक्टर नीरज, आप क्या बताना चाहते हो? तो डॉक्टर पारस ने ऑलमोस्ट कवर किया कि क्या क्या फॉलोअप्स में इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एडल्ट्स में एक सोसाइटी में जाके रहते हैं, अपने ऑक्यूपेशंस में ज्वाइन करते हैं, फैमिली लाइफ ज्वाइन करते हैं, ऐसे ही बच्चे ट्रीटमेंट के बाद अपनी स्कूल लाइफ में जाते हैं, उसके बाद एडोलसेंट लाइफ में जाते हैं। सो फॉलोअप इसलिए रिक्वायर्ड में, एक तो उनका प्रॉपर ग्रोथ हो रही है कि नहीं, प्रॉपर वैक्सीनेशंस हो रहे हैं कि नहीं, और जो भी ट्रीटमेंट उनको मिला है उनकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को मॉनिटर करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आगे चल के जिन बच्चों को शुरुआती एज ग्रुप में दवाइयाँ मिलती हैं, ये पॉसिबिलिटी होती है कि आगे चल के 5 ईयर्स 10 ईयर्स कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, और हमें उन्हें मॉनिटर करना है और टाइमली उनको ट्रीट करना है। सो डेफिनेटिवली एज ही सेड कि फॉलोअप्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द ट्रीटमेंट इटसेल्फ। तो आज की डिस्कशन में ये बात तो क्लियर हो गई, जो अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया जो है वो ट्रीटेबल है, बट ये ट्रीट तभी किया जा सकता है अगर इसका टाइम पे डायग्नोस किया जाए। सो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया बच्चों में होने वाला लेस देन 15 ईयर्स में सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है। हमारे देश में एग्जैक्ट फिगर्स तो किसी को नहीं पता, बट अप्रॉक्सीमेटली 10,000 बच्चे हर ईयर कैंसर से पीड़ित होता है, जिसमें से 1/3 1/3 बच्चों को एक्यूट ल्यूकीमिया होता है। सो हम ये माना जाए कि तकरीबन 3 से 4 हज़ार बच्चे हर साल हमारे देश में होते हैं जिनको कि एक्यूट ल्यूकीमिया होता है। बिकॉज एक कॉमन कैंसर है, हाईली ट्रीटेबल है, तो इसके लिए अर्ली डायग्नोसिस, टाइमली रेफरल एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो बेसिकली हमने ALL के बारे में ऑलरेडी डिस्कस है, लेकिन मैं कुछ न्यूअर थेरेपीज, नए मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज के समय में जो ALL का ट्रीटमेंट सिर्फ कीमोथेरेपी तक लिमिटेड नहीं रह गया, जैसे कि पहले हम लोग सोचते थे। कीमोथेरेपी के अलावा भी आजकल हमारे पास बहुत सारी टारगेटेड ड्रग्स अवेलेबल है, जैसे हम यूजुअली इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, और एज कम्पेयर टू कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपीज के साइड इफेक्ट्स और आउटकम्स बेटर हैं। जो सेकेंड पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट जो ALL होता है, जैसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, तो बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट तक ड्यू टू सम रीजंस नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे कि हो सकता है पेशेंट का जनरल कंडीशन अलाउ ना करे, या हो सकता है पेशेंट पर डोनर अवेलेबल हो। तो आज के समय में ALL में CAR T सेल थेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट बन चुका है। तो बेसिकली CAR T सेल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इम्यूनोथेरेपी, जिसमें पेशेंट्स के स्टेम सेल्स को लेके इंजीनियर करके वापस पेशेंट्स के अंदर इन्फ्यूज कर दिए जाते हैं। और आज के समय में ALL में जो CAR T के आउटकम्स है काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो CAR T एक नई होप है ALL पेशेंट्स के लिए, जिससे कि पेशेंट्स की क्योर रेट और पेशेंट्स के आउटकम काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। आज के एपिसोड में हमने एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के बारे में डिस्कस की है, इसके क्या सिम्टम है, क्या ट्रीटमेंट है और किस होप के साथ पेशेंट आगे बढ़ सकता है। तो डॉक्टर पारस और डॉक्टर नीरज ने बहुत अच्छे से दर्शकों को बताया है कि क्या क्या इसके लिए न्यू एडवांटेज, क्या क्या नई ट्रीटमेंट आ गई है जो कि पेशेंट का फ़ायदा कर सकती है। तो अगर आपको भी, आपके लव्ड वंस को, किसी को भी किसी प्रकार के सिम्टम ऐसे दिखते हैं, ब्लीडिंग, फीवर, थकान, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करें। आप अपने स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें और इसका टाइम का ट्रीटमेंट करवा लें, बिकॉज जितना आप डिले करोगे उतना आपके ट्रीटमेंट पे डिले हो सकता है। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे होपफुल, एंड थैंक यू डॉक्टर नीरज एंड डॉक्टर पारस फॉर शेयरिंग सच अ वैल्यूएबल इनसाइट। थैंक यू।